वंदे मातरम। नमस्ते। कल पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। आजादी दिवस की पूर्व संध्या पे मैं इला अरुण सुरनाई थिएटर फोक आर्ट फाउंडेशन और मुंबई थिएटर गाइड की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ उन सभी क्रांतिकारियों का, वीर शहीदों का, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं सलाम करती हूँ उस विशेष जन समुदाय का जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने पे मजबूर किया, और उस दौर के सभी लोगों ने जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। पर अफसोस, धीरे धीरे हम सब कुछ भूल रहे हैं। हम सब कुछ भूल रहे हैं जिनका हमें कृतार्थ होना चाहिए था, हम उनके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। 15 अगस्त ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है। कल जब हमारी 75वीं जन्मदिन है, हमारा वर्षगांठ है, उसे पूरा देश एक महा अमृत महोत्सव के तरह से मना रहा है। ये जो त्योहार है वो दिवाली, होली सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश की आजादी मिलने से पहले ही पूरे भारत में माहौल गर्मा गया था। लोगों से कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार की सभी ने हमको अवज्ञा करनी है। स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है हमें कि देश को मुक्ति दिलाएं। आजादी से पहले आजादी दिवस मनाया जाने लगा था। लोगों में राष्ट्रवादी का एक ईंधन कौंधा झोंका जा रहा था। 1930 से 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में लोग मनाते थे, जहां भारत वासी सब लोग मिलकर के शपथ लेते थे कि अंग्रेजों का हमें किसी भी कीमत में बहिष्कार करना है। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उसमें 2-3 साल तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। बाद में जब हमारा संविधान बन गया तो वो गणतंत्र दिवस बन गया। हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस दिन सबको कतली काटनी है, सबको एक एकजुट होकर के कौमी एकता को बढ़ाना है, हिंदू मुसलमान का पुनर्मिलन करना है, छुआछूत, मद निषेध, इस सब को हटाने की हमें बातें करनी। वो एक जज्बा था। वो एक ऐसा दौर था जिसे हमारे माँ बाप जब सुनाते थे तो वो रोने लगते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। पर अब क्या होता है, अब तो लोग ये कहते हैं कि भाई 15 अगस्त अगर फ्राइडे को पड़ रहा है तो क्यों ना हम कहीं बाहर चले जाएं पिकनिक मनाने के लिए, सैटरडे संडे। और उस दिन वो भूल जाते हैं कि हमें झंडा भी उठाना है, हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि कैसे हम 75 साल की जो आजादी हम मना रहे हैं वो किस कीमत से हमें मिली। जब मैं स्वतंत्रता दिवस की बात करती हूँ और जब देश अपनी वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो धर्मवीर भारती के लिखे एक कहानी मुझे याद आती है कि बंद गली का आखिरी मकान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक उस व्यक्ति की जो क्रांतिकारी था, जो मजदूरों का लीडर था, जो एक टेलर था, जो एक बहुत बड़ा अभिनेता था जिसे पद्म भूषण मिला था, और जो बंद गली के आखिरी मकान में बहुत साधारण व्यक्ति के तौर पे रहता था। उस व्यक्ति का नाम था A.K. हंगल, यानी अवतार कृष्ण हंगल। मैं जहाँ रहती हूँ वो घर मैंने उन्हीं की बदौलत खरीदा था। वो मेरी प्रेरणा थी। आज उनको हमारे बीच से गए हुए 9 साल हो गए। पर मैं बताऊं कि हम लोग 15 अगस्त को हमेशा ही बहुत पुरजोशी के साथ मनाते थे। गाने होते थे, इनकलाब की बातें होती थी। हम हंगल साहब से बहुत सारे किस्से सुनते थे कि कैसे हमें आजादी मिली। इसीलिए वो जज्बा हमें आज भी है कि हम उन्हें याद करते हैं। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए मैं बताऊं कि आज की जब देश अपने 75वीं सालगिरह मना रहा है, तो हम हमारे हंगल साहब की सालगिरह कैसे मना रहे हैं? हम मना रहे हैं एक विशेष तरीके से, यानी कि उनकी यादों के संस्मरण सुनाए जाएंगे और
उनकी एक किताब थी, मैं एक हरफन मौला। हरफन मौला तो थे ही वो, बहुत सब चीजों के वो, मतलब नाम ले लीजिए, सब चीजों के वो माशाल्लाह हर चीजों में आगे थे। तो मैं इसी किताब को पढ़ती हूँ, पहला चैप्टर, और उसमें प्रीफेस में उन्होंने मेरी बात कही है। मेरी बात, कुछ अर्सा पहले दिल्ली में मेरी मुलाकात स्टर्लिंग पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस के घई के साथ हुई थी। वे श्री गौतम कौल की पुस्तक द सिनेमा एंड द फ्रीडम स्ट्रगल का रिलीज का मौका था, जिसे स्टर्लिंग पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था। श्री कौल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल रह चुके थे। इस पुस्तक का लोकार्पण भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों हुआ था, और इस अवसर पर मुझे एक मुख्य वक्ता के रूप में बॉम्बे से बुलाया गया। और जब मेरा भाषण खत्म हुआ तो इत्तेफाक ये था कि मैं उनके बिल्कुल बगल में जाकर के बैठ गया। जल्दी हमारे बीच ये बात तय हो गई कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, जिसे वो प्रकाशित करेंगे। लेकिन बॉम्बे लौटने के बाद मैंने ये इस बात को महसूस किया कि भैया कागज कलम लेकर के बैठना तो आसान था, पर ये काम था बड़ा मुश्किल। पहली बात तो ये कि मैं एक लेखक नहीं हूँ। दूसरे, मैंने किसी डायरी वगैरह की शक्ल में अपनी जिंदगी का कोई भी हिसाब किताब कभी रखा ही नहीं था। मेरे पास एक डायरी जरूर रहती है, लेकिन उसमें सिर्फ मेरी शूटिंगों, रिहर्सलों, यात्राओं, स्टेज कार्यक्रमों और अन्य सार्वजनिक समारोहों की तारीखें दर्ज रहती हैं। तारीखों के मामले में मेरी याददाश्त कोई खास अच्छी नहीं है। बतौर एक्टर मेरा ये अहम काम है जिंदगी में पूरी पूरी शिरकत करना, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना, परखना और समझना, और लोगों, चरित्रों वगैरह की को गहराई से अध्ययन करना। सच्चाई यह है कि मैंने अपने जन्मदिन की तारीख याद रखने की कभी परवाह की नहीं, और 15 अगस्त वैसे मेरा जन्मदिन है ही नहीं। पर इसके पीछे भी एक कहानी है। जब पुस्तक के आखिरी में मैं पहुंचूंगा तो मैं इसे रिवील करूंगा, इसका एक चैप्टर है। पर कई वर्ष बाद जब मैंने अपना पासपोर्ट बनाना चाहा तो आवश्यकता पड़ी कि भाई सही तारीख को लिखा जाए। तो अपने बुजुर्गों से पूछकर जो मुझे जचा वो मैंने लिख दिया। अगर आपको मेरे जन्मदिन के बारे में थोड़ी भी शंका है तो आप मुझे या हमारे पब्लिशर को इसके लिख करके सूचना दें। खैर, अब तो देर हो चुकी है। हमदर्द साहब की पुण्यतिथि का हमें मालूम है, पर मनाते हम 15 अगस्त को ही थे, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। तो चलिए अब इसका सेकंड चैप्टर, और जिस तरह से हम बर्थडे मनाते थे और जो जो लोग शरीक हुए थे उन सबको एक एक करके मैं बुलाऊंगी। तो मैं हमारे सोनाई के संस्थापक, डायरेक्टर, एक्टर, लेखक और हमदर्द साहब के बहुत करीबी श्री के रैना जी को यहाँ पे बुलाती हूँ, जो उनका ये चैप्टर पढ़े, पेशावर और सियालकोट की यादें। के रैना जी, आप आइए और इस चैप्टर को पढ़िए। श्री के रैना जी। के रैना जी के आने में इतनी देर कैसे होगी? और आइए के रैना जी। यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ हो गया था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ कुछ आ गया। खैर, मैं शुरू करूंगा। धन्यवाद एला जी। जी। ये सियालकोट और पेशावर की वे पुरानी यादें हैं। मेरी सबसे पहली याद अपनी माँ से जुड़ी हुई है। काफी रात हो चुकी थी और मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। उन लोगों ने आकर मुझे जगाया और खींचते हुए नीचे ले गए। तब मैं 4 या 5 वर्ष का रहा हूंगा। मैंने उन सबको रोते देखा और फिर नीचे लेटी अपनी मां को। वह बिल्कुल शांत और स्थिर लेटी हुई थी। उन सबको रोते देखकर मैं भी रोने लगा। उस रात आखिरी बार मैंने अपनी मां को देखा था। वो मेरे मामा का घर था जो सियालकोट में रहते थे। हम लोग वहां छुट्टियां बिताने आए हुए थे। मेरे पिता को पेशावर में खबर की गई। वे आए, आखिरी रस्में पूरी की और हम सबको पेशावर वापस ले गए। सियालकोट का हमारा घर पुराने ढंग का
एक मंजिला मकान था। इन मकानों में शौचालय घरों की छतों पर होते थे। घर के पास ही शिवाला माधोगिर के नाम से जाना जाने वाला एक मंदिर था, जहां मैं अक्सर शाम को भजन संगीत सुनने चला जाता था। कुछ समय पहले बॉम्बे में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने इस मंदिर के बारे में जानना चाहा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि यह मंदिर अब भी मौजूद है और 1947 के बंटवारे के बाद हुए भयानक दंगों का शिकार होने से बच गया था। हमारा प्राइमरी स्कूल, जो हमारे घर से काफी दूर था, मेरे मामा की तरह एक आर्य समाजी राष्ट्रवादी द्वारा चलाया जा रहा था। पंजाब के हिंदुओं पर आर्य समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव था, जो गुजरात के संत स्वामी दयानंद द्वारा शुरू की गई हिंदू धर्म की एक सुधारवादी शाखा है। स्वामी दयानंद 4 वेदों में तो विश्वास रखते थे, लेकिन मूर्ति पूजा में नहीं। सियालकोट सर मोहम्मद इकबाल और फैज अहमद फैज जैसे शायरों का जन्म स्थान है। मुझे सियालकोट के लोगों का सादगी भरा और एक दूसरे के लिए प्यार और हमदर्दी भरा स्वभाव याद आता है। वहां एक आइसक्रीम वाला भी था, जो हर सुबह अपने फेरे पर निकलने से पहले मुझे एक आइसक्रीम जरूर खिलाता था। तो उसका मानना यह था कि ऐसा करने से उसका धंधा अच्छा होता था। मैं हर सुबह बड़ी बेसब्री से उसके आने का इंतजार करता था। पेशावर से जुड़ी यादें। सबसे पहले मेरे दादा पेशावर में जाकर रह बसे थे। हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी में हंगल का मतलब होता है हिरण, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले कश्मीर छोड़ दिया और लखनऊ में बस गए थे। लगभग 150 वर्ष पहले पंडित दयाकृष्ण हंगल लखनऊ से पेशावर पहुंचे और वहीं के होकर रह गए। मेरे दादा पेशावर के असिस्टेंट कमिश्नर बना दिए गए। शायद ये पद उन्हें अपने चचेरे भाई शंभुनाथ पंडित की सिफारिश पर ही मिला था। मेरे पास जस्टिस शंभुनाथ पंडित के पत्र के कॉपी भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने मेरे दादाजी के गुणों और योग्यताओं का पूरा बखान किया था। दादी मां मुझे बताती थी कि वे एक ईमानदार अफसर थे और हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते थे। तबीयत खराब होने पर भी उन्हें अपनी ड्यूटी का ख्याल रहता था। उनकी मृत्यु हुई तो उनका बेटा पंडित हरिकृष्ण हंगल, यानी कि मेरे पिताजी, सिर्फ 1 वर्ष का था। पिताजी का काफी कम उम्र में विवाह हो गया था। उनकी 3 संतानें थी, 2 बेटियां और फिर सबसे छोटा मैं। मां की मृत्यु के बाद मेरी सबसे बड़ी बहन कृष्णा कुमारी ने ही मुझे पाला पोसा। वे एक अच्छी खासी कवित्री थी और विवाह के बाद दिल्ली में जा बसी थी। बाद में वे अपने छोटे बेटे, बहू और पोते के साथ रही। अब वे इस दुनिया में नहीं है। हालांकि कुछ संबंधी पिताजी पर पुनर्विवाह के लिए जोर डालते रहे, लेकिन वे दूसरे विवाह न करने के अपने निश्चय पर अटल रहे। उनका ख्याल था कि क्योंकि उनके बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, इसलिए दूसरा विवाह समस्याओं को सुलझाने के बजाय नई समस्याएं पैदा कर देगा। What a beautiful thought! ऐसा सोचा उन्होंने। क्योंकि पिताजी थिएटर के शौकीन थे, इसलिए पेशावर में एक शौकिया थिएटर ग्रुप की स्थापना में उन्होंने भी अपना हाथ बटाया था। वे मां की साड़ियां तक इस थिएटर को दान कर देते थे, जिन्हें स्त्री पात्रों की भूमिकाएं निभाने वाले पुरुष कलाकार पहनते थे। एक बार तो एक कलाकार ने एक सीन के दौरान साड़ी को फाड़ डाला। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं आसानी से पहचान सकता था कि ये मेरे मां की लाल साड़ी है। मुझे गुमसुम सा बैठा देखकर मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि उस कलाकार ने मां की साड़ी को नहीं, बल्कि उसके छोर पर बंधे एक लाल कपड़े को फाड़ा था। ये एक ट्रिक सीन था और दर्शकों को लगा था कि कलाकार ने सचमुच साड़ी ही फाड़ डाली है। 1936 में जब मैं खुद भी श्री संगीत प्रिय मंडल नामक एक शौकिया थिएटर ग्रुप में भर्ती हुआ, तो मैंने भी ऐसे कई ट्रिक सीन किए। लेकिन चंद्रगुप्त नामक एक नाटक के दौरान यह ट्रिक बुरी तरह से फेल हो गई। दरअसल मैं इस नाटक में मुख्य भूमिका कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे खड़े लड़के की घबराहट के कारण मैं दर्शकों की हंसी का पात्र बन गया।
दरअसल हुआ ये कि इस लड़के को नंद यानी कि चंद्रगुप्त का भाई का नकली और कटा हुआ सर उस समय मंच पर फेंकना था जब मैं चाणक्य के आदेश पर अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता हूं। दोनों हरकतें साथ साथ होनी चाहिए थी ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि मंच पर गिरा सर अभी अभी नंद के धड़ से अलग हुआ है। लेकिन अपनी घबराहट के कारण उस लड़के ने मेरे तलवार चलाने से पहले ही नकली सर मंच पर फेंक दिया। दर्शक मंच पर नंद के दो सिरों को देखकर चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ नहीं, पर्दा नीचे गिराना ही पड़ा। और ये जब ना के जी हमारे ड्राइंग रूम में बैठ कर के ये किस्सा जो था वो ऐसे बढ़िया तरीके से सुनाते थे और इशिता हंस हंस के लोटपोट होती थी मेरी डॉटर। यहाँ पर जब आपने बात करी आर्य समाजी परंपरा को लेकर के कि वो स्वामी दयानंद स्वामी से कितने प्रभावित थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और सारे पंजाबी लोग जो उस समय पेशावर में थे वो मानते थे। तो भैया इत्तेफाक की बात है कि मेरी भी लड़की का जब एडमिशन हुआ तो बड़े बड़े स्कूलों में बहुत सिफारिश की बातें चल रही थी, इस कॉन्वेंट में डालो, इस इंटरनेशनल स्कूल में डालो। मैंने कुछ सोच साच के आर्य समाज विद्या मंदिर में इशिता का दाखिला किया। ये वह जब हंगल साहब को पता पड़ी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि ये तुम नींव बहुत अच्छी रख रही हो, क्योंकि क्या होता है कि मैंने उस जमाने में स्कूलिंग करी थी जब ब्रिटिश हुकूमत के कॉन्वेंट्स थे और मैं छटपटाता था, मैं देख रहा था कि कैसे कैसे बच्चे की मानसिकता को वो बदल रहे हैं, राष्ट्रवादिता से गुमराह कर रहे हैं। तो बच्चे में अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति बचपन से ही एक आपको तो नींव रख देनी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो स्कूल निभाता है। उन्हें अपना राष्ट्रगान भी गाना चाहिए। तो इसी से मुझे याद आया कि आप क्यों ना उनके स्कूल के दिनों की बात पढ़ी दें। जरूर इला जी, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ उनके स्कूल के दिन। जी। स्कूल के मेरे शुरुआती दिन पेशावर में बीती। हाँ। स्कूल हमारे घर के सामने की सड़क के उस पार था। मैं एक बॉय स्काउट के रूप में खाकी वर्दी पहना करता था और कुछ खास मौकों पर लाल रंग का एक स्कार्फ भी। हमें ब्रिटिश राज की तारीफ में गीत गाने के लिए कहा जाता था। ऐसा जताया जाता था मानो पश्चिम की वैज्ञानिक उपलब्धियां, रेलवे, डाक तार सेवा और बिजली वगैरह हमें अंग्रेजों की ही देन हो। तब हम इतने छोटे थे कि ये नहीं समझ सकते थे कि ये सब देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश पर अंग्रेजी हुकूमत को ज्यादा आसान बनाने के उद्देश्य से किया जाता था, जिसके पीछे सिर्फ उनके अपने आर्थिक हित छुपे हुए थे। अंग्रेजों को, और जिनको कि उन दिनों गोरे कहा करते थे, मैंने इन गोरों को पहली बार तब देखा जब मैं अपने पिताजी से मिलने नाथिया गली हिल्स के उनके दफ्तर में गया। उनमें अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने की भावना थी और वे हम लोगों को हिकारत की नजर से देखते थे। एक बच्चा होने के बावजूद मैं इस बात को भांप गया था और मुझे बुरा भी लगा था। नाथिया गली हिल्स अंग्रेजों का गर्मियों का हेडक्वार्टर था। हर साल गर्मियों में ब्रिटिश और हिंदुस्तानी अफसर और उनके परिवार पेशावर के इन पहाड़ों पर चले जाते थे। पेशावर लौटने के बाद मुझे अंग्रेजों की इस सुपीरियरिटी की भावना के बारे में और भी कई अनुभव हुए। अब मैं खालसा हाई स्कूल में दाखिला ले चुका था, जिसे 2 सिख भाई चलाते थे। वहां अंग्रेजों की मौजूदगी और ज्यादा तलखी से महसूस मैंने की। किला बाला हिसार, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था, हमारे स्कूल के सामने ही था। इस स्कूल में मुझे सिख धर्म के कुछ पहलुओं को समझने का अवसर मिला। हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले हमें अरदास बोलनी पड़ती थी, जो गुरुओं के जमाने के सिख शहीदों की तारीफ में एक तरह की प्रार्थना थी। मुझे इस प्रार्थना पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन हमें एक धूल भरे मैदान में नंगे पांव खड़े होना पड़ता था और मेरी जुराबें गंदी हो जाती थी। मैंने डरते डरते कुछ विरोध किया तो हेडमास्टर ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई।
और हेडमास्टर और हंगल साहब के बीच में जो वार्तालाप हुई बहुत ही सेंसिटिव है। यह वो वार्तालाप ऐसे थी। तो जब वो वहां उनके ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा, तो फिर जुराबे मत पहना करो, हेडमास्टर ने कहा। और हंगल साहब ने क्या जवाब दिया, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि जुराबे जरूर पहननी चाहिए। तो हेडमास्टर ने पूछा क्यों? तो हंगल साहब ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तो हेडमास्टर ने कहा, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं? तो हंगल साहब थोड़ी देर रुके, सर झुकाया, फिर अपने हेडमास्टर की तरफ देखा और कहा, सर वो मर चुकी है। हेडमास्टर ने कुछ लम्हों के लिए मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि ठीक है, और मुझे अरदास कहने के लिए मैदान में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि मैं अपनी क्लास में ही ये प्रार्थना करूं। मैं खुश होकर अपने क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद से मैं अपने क्लासरूम में ही अकेले बैठकर प्रार्थना करने लगा। लेकिन ये प्रार्थना मेरे बूढ़े हेडमास्टर की लंबी उम्र के बारे में होती थी। मैं एक एक होशियार छात्र कभी भी नहीं था। हिसाब में मुझे हमेशा 0 मिलता था। हालांकि सिर्फ इस विषय के लिए पिताजी ने मेरे लिए एक प्राइवेट ट्यूटर का इंतजाम कर रखा था। वो बेचारा ट्यूटर मेरा सारा होमवर्क खुद ही कर देता था। लेकिन मैं उर्दू में काफी अच्छा था। घर पर हम यही भाषा बोलते थे। उर्दू उत्तर भारतीय के हिंदू और मुसलमानों के एक साझी भाषा के रूप में उभर चुकी थी। यह शहर के उच्च और मध्य वर्गों की भाषा थी, जबकि गांवों देहातों में क्षेत्रीय बोलियों का चलन था। वैसे घरों में स्त्रियां हिंदी का ज्यादा प्रयोग करती थी, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथों और भजनों की भाषा थी। मेरे दादा वैसे फारसी भी जानते थे, जो कि मुगलों के जमाने से राज दरबार की भाषा थी। आज भी मैं उर्दू जुबान में ही पढ़ता, लिखता और काम करता हूं। मैं अपने फिल्मी डायलॉग भी उर्दू में लिख लेता हूं, क्योंकि हिंदी पढ़ने लिखने में मुझे परेशानी होती है। हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाती थी। स्कूल के दिनों में हंगल साहब ने बांसुरी बजाना भी सीखा था। बहुत अच्छा और मीठा बांसुरी बजाते थे और उन्होंने वो चित्रकारी भी करते थे। एक बार उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया, क्योंकि ये एक दुखी औरत का चेहरा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम चिंता रखा था। इस बीच राजनीतिक सरगर्मियों का दौर शुरू हो चला था और पेशावर की सड़कों पर कई नाटकीय घटनाएं घटने लगी थी। जल्दी ही मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि घर और स्कूल के बाहर एक दुनिया भी नई दुनिया थी, लेकिन नई दुनिया थी। दिस वॉज एक्चुअली व्हाट स्टार्टेड चेंज इन द थिंकिंग एंड लाइफ ऑफ हंगल साहब। एक दिन मैंने अपने स्कूल के सामने वाली सड़क पर पठान किसानों का एक जुलूस जाते देखा। वे सब के सब लाल रंग के कुर्ते पहने हुए थे और एक लंबे ऊंचे पठान नेता के पीछे पीछे चलते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका ये नौजवान और जोशीला नेता खान अब्दुल गफ्फार खान था। उसके अनुयायियों को खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक कहा जाता था। वे महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष के रास्ते पर चलना चाहते थे, जो पठानों की लड़ाका कौम के लिए काफी मुश्किल काम था। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा हुआ था और फ्रंटियर गांधी के नाम से बाद में मशहूर हुआ था। हमने भी यही सुना है कि उनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। उसी साल भगत सिंह और उसके साथी सुखदेव और राजगुरु गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे याद है कि सड़कों गलियों में जगह जगह कई नौजवान लोगों को माफी की अर्जी पर दस्तखत करने के लिए कह रहे थे। इसे वायसराय को भेजा जाना था ताकि इन तीनों को फांसी से बचाया जा सके। इस पर मैंने भी दस्तखत किए थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उन्हें सूली पर चढ़ाने पर आमादा थे। उन्हें फांसी देने के बाद उनके मुर्दा शरीर उनके संबंधियों को नहीं सौंपे गए। लेकिन यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देश भर में सभाएं और विरोध प्रदर्शन होते गए। जगह जगह लोग रोते बिलखते दिखाई देने लगे। तब मैं पेशावर में था और स्कूल में पढ़ता था। मुझे वो तारीख आज भी याद है। वो 23 मार्च 1931 का दिन था। उस दिन शाही बाग में एक बहुत बड़ी शोक सभा आयोजित की गई थी। उस सभा में कांग्रेस के एक बड़े नेता अब्दुल रब निस्तार ने भी भाषण दिया था। बाद में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद यही अब्दुल रब निस्तार जिन्ना सरकार के
रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए थे। मैं उस सभा का माहौल आज भी लगभग 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी नहीं भूल पाता हूं। एक पठान शायर ने भगत सिंह की याद में रोते बिलखते हुए अपनी पश्तो भाषा में बड़ी मार्मिक कविता पढ़ी थी। जब आखिरी लाइनें सुनाते हुए उसने सरदार भगत सिंह कहा, तो वहां जमा विशाल जन समूह उसके साथ साथ रो रहा था। स्कूल में भी माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा था। हम में से कुछ लोग खादी पहनने लगे थे। खादी से महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, पर स्कूल के प्रशासन को यह सब पसंद नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लड़के हमेशा वही करते हैं जिसे करने से उन्हें रोका जाता है। अगर हंगल साहब रुक जाते, आम बच्चे की तरह होते, तो आज वो हंगल साहब नहीं होते। वो बच्चा रुका नहीं, और वो समाज में उस दौरान जो कुछ हो रहा था, जो विचारधाराएं थी, जो अंग्रेजों की बर्बरता थी, उससे प्रभावित हो रहा था। और यही किस्सा वो आगे लिखते हैं, किस्सा ख्वानी बाजार कत्लेआम, जिससे वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गए थे। मैं चाहूंगी कि निवेदिता बोठियाल जी को मैं अपने बीच में बुलाना चाहूंगी, जो कि इफ्ता की वाइस प्रेसिडेंट है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते आप इला आ जी। गए। और जी। हमारी बहुत अभिन्न मित्र हैं। ये जन्मदिन मनाने वालों के, ये सारे जो लोग यहाँ मौजूद है वही हैं, तो बड़े ठाट से मनाया करते थे। तो बहुत बहुत आपका इस वर्षगांठ में स्वागत है। इला जी, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसमें शामिल किया। और ये किताब से जो हम अंश पढ़ रहे हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसको कई बार इक्टा में पढ़ते हैं, बच्चों से करवाते हैं, यंगस्टर से इसको प्रस्तुत करते हैं, और आज आपने मुझे इसमें से पढ़ने के लिए कहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और हाँ, बर्थडे की बात जब कहें तो भाई वो तो हम भूल ही नहीं सकते। और इला जी, आपका रोल इसमें तो बड़ा अहम रहता था। क्यों? क्योंकि सालों साल आप बढ़िया से बढ़िया खाना लाती थी, और हर साल हम ये सोचते थे कि अब इस बार का मेन्यू क्या होगा, तो बहुत जोश से मनाते थे हम सभी। तो आज के दिन ये इस बुक में से सारे किस्से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये पहले आपने जैसा कहा किस्सा ख्वानी बाजार कत्लेआम पढ़ के सुनाऊंगी। किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर की सबसे अहम मार्केट थी। मार्केट में दोनों तरफ खूब सजी धजी दुकानें थी, जहां अच्छे से अच्छे अंगूर, तरबूज, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, खजूर वगैरह सब कुछ खरीदा जा सकता था। बाजार में मशहूर पर्शियन दरियों और पड़ोस के अफगानिस्तान की बेहतरीन कारीगरी से लैस खूबसूरत पठानी पर्दों की दुकानें भी थी। उन दिनों सड़कों पर बिजली के खंभों के लिए खड्डे खोदे जा रहे थे, इसलिए एकाएक बिजली के सामान की कई दुकानें भी खुल गई। पेशावर जल्दी ही तेल के लैंपों और लालटेनों को अलविदा कहने वाला था, और बिजली के बल्बों का जमाना आने वाला था, जो नफरत भरी अंग्रेजी हुकूमत की एक छोटी सी मेहरबानी थी। मैं उस समय बाजार में ही था जब एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने मुझे अपने बचपन में से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। वे गर्मियों के दिन थे, और हम माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस कर रहे थे। स्कूल के सीनियर लड़के एक दूसरे से फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है या क्या होने जा रहा है। सिर्फ इतनी जानकारी थी कि काबुली गेट के पास उस दिन कोई जलसा होने जा रहा था। हम भी काबुली गेट जा पहुंचे, और हर तरफ से भीड़ के जत्थों को उसी तरफ बढ़ता देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ा जलसा था। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, तो ऊंचे नारों की आवाज से काबुली गेट के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा। साम्राज्यवाद हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस ने काबुली गेट को बंद कर दिया। अधिकारी बड़ी आपाधापी में नजदीक की छावनी के सेना अधिकारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार पेशावर के इस विरोध प्रदर्शन को निर्ममता से कुचलने पर आमादा थी। पेशावर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यह उत्तर से उठ रही बगावत की हवाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था, इसलिए शहर को एक मजबूत किले में बदल दिया गया था। अंग्रेजों ने देश भर में बहुत सोच समझकर छावनी और फौजी टुकड़ियों का जाल फैला रखा था, ताकि उनके साम्राज्यवादी इरादों को कोई चुनौती मिलने की स्थिति में उससे सख्ती से निपटा जा सके। भीड़ हर तरफ से उमड़ रही थी, और इसके साथ ही बगावत भरे और जोशीले नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। लेकिन जल्दी ही इन आवाजों की जगह मिलिट्री के ट्रकों की आवाजों ने ले ली। जल्दी ही हमें कई हथियारबंद गाड़ियां दिखाई देने लगी, जिनकी बंदूकों के मुंह बड़े खतरनाक अंदाज से प्रदर्शन करती भीड़ की तरफ उठे हुए थे। लेकिन लोग विद्रोह पर उतारू थे,
और किसी के भी चेहरे पर भय के भाव नहीं थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मिलिट्री के एक ट्रक ने एक बच्चे को कुचल दिया था। ये सुनकर लोग और ज्यादा भड़क उठे थे और ज्यादा संकल्प के साथ काबुली गेट की तरफ बढ़ने लगे थे। इन लोगों में मैं भी शामिल था। तभी मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं मर गया तो? हर कोई मौत के साए में खड़ा हुआ था। तभी एक और बाल सुलभ डर मुझे परेशान करने लगा। मैंने घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने देखा कि मिलिट्री के ट्रकों में सवार सैनिक हिंदुस्तानी थे। उन्हें बंदूकों की नोकों के सामने खड़ी निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया। किसी तरह की कोई भगदड़, कोई दहशत दिखाई नहीं दी। लोग वतन के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। हिंदुस्तानी सैनिकों ने अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। निहत्थे लोगों पर गोली चलाना उनकी अंतरात्मा के खिलाफ था। ये एक हिंदुस्तानी रेजिमेंट द्वारा एक बहादुरी भरी बगावत थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये सैनिक गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे। उनका नेता चंद्र सिंह गढ़वाली नाम का एक नौजवान था। उसने सचमुच बड़ी बहादुरी और दिलेरी का परिचय दिया था। हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार करके उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल ली थी। जल्दी ही ब्रिटिश सैनिक आ पहुंचे और गढ़वाली और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन सब का कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाल ही में जब मैं मसूरी में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो मैंने रेडियो पर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में एक प्रोग्राम सुना। मुझे यकायक उन दिनों की और उसकी बहादुरी और देशभक्ति की याद आ गई। कहा जाता है कि जेल में उसका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ हो गया था। उसे भारत की आजादी के बाद ही जेल से रिहा किया गया और फिर भुला दिया गया। 1981 में बीमारी और उपेक्षा से लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई। उसे बड़े से बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए था, भारत रत्न भी, क्योंकि अपनी जवानी में उसने गैर मामूली साहस और देशभक्ति भरा कदम उठाया था। कहा जाता है कि उसी दिन बगावत का एक और मंजर भी सामने आया था। एक पठान नौजवान ने एक ब्रिटिश सिपाही की राइफल छीन ली थी और पास ही एक बिल्डिंग में घुसकर ब्रिटिश सेना पर दनादन गोलियां बरसाने लगा था। जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तो वो बिल्डिंग से बाहर आया और अपना सीना खोलते हुए चिल्लाया, लो अब चलाओ गोली, अब चाहो तो मार डालो मुझे। लेकिन बहादुरी के इन कारनामों के बावजूद उस दिन किस्सा ख्वानी बाजार में घटने वाले दर्दनाक और दिल दहला देने वाले हादसे को नहीं रोका जा सका। गोरे फौजियों ने, जिन्हें टॉमी कहा जाता था, जल्दी ही और बड़ी निर्ममता के साथ निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। उस दिन मैंने पेशावर के बाजारों और सड़कों पर खून ही खून देखा। ये देशभक्तों का खून था, हिंदुओं का खून था, मुसलमानों का खून था, सिखों का खून था। उन्हें क्यों मारा गया? उनका क्या कसूर था? वे सिर्फ बादशाह खान और मलंग बाबा, हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी को वहां इसी नाम से पुकारा जाता था। जी हाँ, वो लोग तो इनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। मैं उस दिन की इस घटना का गवाह था और कुछ पत्थर उठाकर फेंकने के अलावा और कुछ ना कर सका था। लोगों के उस उमड़ते हुजूम में मैं कभी इधर तो कभी उधर धकेला जा रहा था और दूसरों के कंधों के पार उचक कर देखने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। आखिर खामोशी छा गई और भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। मैं भारी कदमों से अपने घर की तरफ लौट पड़ा। मेरी कमीज पर खून के धब्बे थे। ये ब्रिटिश गोलियों से शहीद होने वाले देशभक्तों का खून था। वाह 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 वाह, यही बात हमारे आज के नौजवानों को याद करनी है कि कैसे हमें आजादी मिली और किस किस का खून गया। इसके बाद उनके मैं खरफन मौला में बहुत सारे चैप्टर थे, स्कूल के इनकलाबी के दिन, और फिर कैसे उन्होंने स्टेज ज्वाइन किया, रेडियो शुरू करा, और फिर कैसे घर की हालातों की वजह से उन्हें पेशावर से अलविदा कहने पड़ी और फिर वो कराची पहुंचे, जहाँ वो उनको बहुत दुख था, उनकी बहन भी जा चुकी थी, और फिर उन्हें ये दुख था कि पेशावर मेरा छूट गया आर्थिक हालत और सामाजिक हालत की वजह से। तो उन्होंने एक जगह लिखा है थिएटर के लौटते दिन। और थिएटर पे जब लिखते हैं तो पढ़ने का बड़ा मन करता है कि ये हमारे अंगद साहब के थिएटर के दिन क्या थी। तो थिएटर के लौटते दिन, यहाँ मैं बता दूं कि रेडियो पर इन्होंने खुदाबख्श खान साहब से हारमोनियम सीखा था और बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते थे, गाते थे, रेडियो के म्यूजिकल आवाज भी थे, वो AB सब पास किया था। तो इन्होंने लिखा है, रोजी रोटी की चिंता से मुक्त हो जाने के बाद मेरा मन एक बार फिर संगीत और नाटक की तरफ मुड़ने लगा। काफी समय से मैं इस शौक पर ध्यान नहीं दे पाया था। मैंने अपनी तरह के कुछ दोस्त ढूंढे
और द हारमोनिका क्लब के नाम से क्लब बनाया। इस क्लब का नाम भी मैंने ही रखा था और बाद में ये कराची में बहुत मशहूर हुआ। एक शाम अपनी बिल्डिंग के लोगों का ध्यान खींचने के लिए मैं जोर जोर से अपना हारमोनियम बजाने लगा, जिसे मैंने हाल में ही खरीदा था। मेरा ख्याल था कि इससे बिल्डिंग के लोगों को संगीत में मेरी दिलचस्पी का पता लग जाएगा और मुझे भी ये मालूम पड़ जाएगा कि इस बिल्डिंग में कौन कौन लोग संगीत का शौक रखते हैं। तो उसके बाद हम हर गुरुवार को अपने क्लब में संगीत का कार्यक्रम रखने लगे। इस कार्यक्रम में बड़े बड़े जाने माने संगीतकार को बुलाते थे। इनमें बड़े गुलाम अली खान साहब थे, आशिक अली खान साहब जो बेगम अख्तर जैसी मशहूर गायिका के उस्ताद थे, वो भी शामिल थे। मैं हारमोनियम भी बजाता था, तबला भी बजाता था। हम लोग फिर बाद में नाटक भी करने लगे। मैंने खुद ने नाटक लिखे, निर्देशन भी किया और जैसे जवानों का शौक है, अपने निर्देशन में ही मैं नाटक करने में भी, बहुत एक्टिंग करने के लिए भी घुस पड़ा। शहर के कॉलेज में मुझे सब लोग बुलाते थे कि आप निर्देशन करिए। फिर उन्होंने गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर प्रायश्चित नामक एक नाटक लिखा, लेकिन इस विषय की गहराई में मैं उतर नहीं पाया। ये मेरी कोशिश एक सतही कोशिश बनकर रह गई। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अब जो उस समय करते थे, जब वो इनका धड़ अलग किया गया था या जब वो नारद बने, तो वो लाउड एक्टिंग छोड़कर से मैं परहेज करने लगा और ज्यादा रियलिस्टिक अभिनय की तरफ बढ़ गया। मैं ट्रायल एंड एरर के तरीके से भी अपने आप को सुधारने लगा। ये थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हम लाइटर उनसे नाटक या थिएटर के उनका जो जज्बा था उससे जुड़े किस्सों को पढ़ते हैं, ताकि हम अभिनेता लोग और उनसे सीखें। पर हम कैसे भूल सकते हैं कि उनका वो जज्बा अपने राष्ट्र के प्रति, बीच बीच में कैसे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए, कैसे राष्ट्रवादी विचारधारा से उनका खून खोलता था और अंग्रेजों के खिलाफ बोलते जा रहे थे। इसी चक्कर में उन्हें जेल में बंद कर दिया। एक चैप्टर है जेल की चार दीवारी। मैं चाहूंगी कि हमारे बीच आ गए हैं विजय कश्यप साहब। दोबारा यही कहूंगी कि वो भी बहुत सशक्त अभिनेता हैं, लेखक हैं, डायरेक्टर हैं और हंगल साहब के बहुत करीबी है। यही इसी हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के हमने उनकी बहुत बातें सुनी। कश्यप साहब, आप बताएं। थैंक यू इला, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी शामें हंगल साहब के साथ आपके घर पे बिताई हैं और बड़ी अच्छी यादें हैं और कुछ किस्से हैं जो वो बड़े मतलब वो बहुत ही मजा लेकर सुनाया करते थे और डिटेल्स में सुनाते थे। तो उसमें से एक दो किस्से, मुख्तसर से किस्से मैं सुनाऊंगा। ये कराची की सेंट्रल जेल में, क्योंकि हम शाम को देर से जेल पहुंचे थे, इसलिए हमें कैदियों के लिए जरूरी चीजें, कंबल, मिट्टी के बर्तन वगैरह नहीं मिल पाए थे। अगली सुबह जब हम कैदी हर हफ्ते के इस्तेमाल के लिए एक और तेल मिलना होता था, उसे लेने के लिए हमारे पास बर्तन नहीं थे। हमने बर्तनों की मांग की तो वार्डर अपना आपा खो बैठा। एक सी क्लास कैदी और इस तरह की मांग करने की हिम्मत! वो हमें गालियां देने लगा और मारने पीटने लगा। हमें 8 बाय 10 फुट की कोठरी में एकांतवास, सॉलिडरी कंफाइनमेंट में रखा गया था और हमारा जेलर पता है कौन था? वही आगा खानी मुस्लिम छात्र जो किसी जमाने में एल्फिंस्टन स्ट्रीट की मेरी दुकान में आकर बैठा रहता था। मैं उसे देखते ही पहचान गया, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने मुझे पहली बार ही देखा है। आखिर मैं एक कम्युनिस्ट था और यह लेबल उन दिनों सम्मानजनक लेबल नहीं था। इनका एक मुख्तसर सा किस्सा है, एक कातिल पठान की उलझन। वो एक पठान होने के बावजूद बहुत ज्यादा पतला और कमजोर दिखाई देता था। शायद मेरे लिबास से उसने मुझे भी अपनी तरह एक पठान समझ लिया था। वो मेरी कोठरी के पास होकर मुझसे बातें करने लगा। मैं उन दिनों जेल का कोई कायदा तोड़ने के कारण एकांत कारावास में था। तुम पर क्या इल्जाम है? मैंने उससे पूछा। कत्ल। किसका कत्ल? तुमने पीटी स्ट्रीट के कत्लों के बारे में सुना है? कौन तो गुरुद्वारे के अंदर हुए थे? पीटी स्ट्रीट कराची में मेरे पड़ोस का ही एक इलाका था। तो क्या इस आदमी ने? मैंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। हाँ, मैंने सुना है। तो वो कत्ल मैंने ही किए थे। मैं एकदम सन्न रह गया। मेरे इलाके में कई कत्ल करने वाला आदमी मेरे सामने बिल्कुल
सिंचों के पीछे मैं हूं और वो बरामदे के बाहर खुला घूम रहा है। लेकिन मैं इस मामले का दूसरा पहलू भी देख रहा था। उसे जरूर कुछ लालची और मक्कार व्यापारियों ने कुछ पैसे देकर यह काम करवाया होगा। वे सब उस पॉश स्ट्रीट की दुकानों की ताक में थे और उनके मालिकों को दंगे फसाद का डर दिखाकर पाकिस्तान से भगा देना चाहते थे। मैंने उसे उसके जुर्म की असलियत समझाने की कोशिश की। अगर ये बात है तो फिर तो तुम्हें जेल से मतलब जेल में नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? वो हैरान सा मेरी तरफ देखने लगा। पहले तो कुछ लोगों ने अपने जाती फायदे की खातिर तुम्हें कौम के खिलाफ भड़काया, मैंने उसे समझाते हुए कहा, जबकि वो खुद उसी कौम के लोगों के साथ जिमखानों और क्लबों में बैठकर शराब पीते हैं। और फिर तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया। तुम उनकी साजिश का शिकार हो गए हो। लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? मैंने बेकसूर लोगों को मारा है, मुझे सजा जरूर मिलेगी। वो पॉलिटिक्स है मेरे भाई, तुम्हें खेल के मोहरे बन गए हो। उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण झलक उठी, हालांकि वो अब भी हैरान दिखाई दे रहा था। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो बड़ी सादगी से उसने कहा। राजनीति के बारे में मैंने उसे समझाया। उसने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो उन्हें समझ पा रहा है और उनका असर उस पर हो रहा है। वो मेरे बारे में जानने का उत्सुक हो उठा। तुम कौन हो? उसने पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? ए.के. हंगल। तुमने मजदूरों के जुलूस देखे हैं? वे लोग जो लाल झंडा लेकर चलते हैं और नारे लगाते हैं और मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं, वो कम्युनिस्ट होते हैं। और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। हमारी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान है। उसने अपने पठानी अंदाज में कहा। मेरी समझ में आया। मैंने उसे कराची में हमारी पार्टी और ट्रेड यूनियन के ऑफिस का पता दिया और यहां होने के बाद वहां जाने के लिए कहा। यहां उसे हमारे काम के बारे में और भी बातें पता चलेंगी। हमारी बातचीत खत्म हुई थी कि वही जालिम वार्डन आ पहुंचा और हम एक दूसरे से जुदा हो गए। इसमें बड़ा एक अच्छा छोटा सा मुख्तसर किस्सा है, वो है बीड़ियों के बदले ब्लेड, साबुन और चड्डी। मतलब एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी जेलों में, जो हर पूरी दुनिया में चलती है। कैदियों को जेल में पैसे या सिगरेट रखने की इजाजत नहीं होती, इसलिए वहां एक पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था लागू हो जाती है और खूब धड़ल्ले से चलती है। तो 6 बीड़ियों के बदले एक चड्डी भी खरीदी जा सकती थी। हुआ यूं कि एक दिन मैंने अपनी चड्डी धोकर सूखने के लिए डाली। कुछ ही देर बाद देखा तो वो चड्डी अपनी जगह से गायब हो गई थी। मैं ये किस्सा अपने एक साथी को सुना ही रहा था कि नमाज पढ़ रहे एक दूसरे कैदी ने हमारी बातचीत सुन ली। वो चुपके से उठा और अपने पोटली से उसने एक चड्डी निकालकर मेरे पास ले आया। कहीं ये आपकी चड्डी तो नहीं है? अरे हाँ, ये मेरी चड्डी है, मैंने कहा। लेकिन ये आपके पास कहां से पहुंची? उसने बताया कि उसने उसे सुबह ही एक कैदी से 6 बीड़ियों के बदले में खरीदा था। थैंक यू कश्यप। गुलजार साहब ने यहीं से चार बीड़ी जलाई गई थी, घर में बहुत आग है। बिल्कुल सही है। अब मैं तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बैठे बैठे हंगल साहब हंस रहे हैं और ये उनका जन्मदिन जो है वो बहुत ही मजेदार चल रहा है, पर ये अधूरा रह जाएगा क्योंकि हमारे बीच में उस जन्मदिन की शमाए महफिल जो आते थे, कभी भी नहीं चुके, वो हमारे रमेश जी तलवार जी हैं, जो इप्टा से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान में भी ये इप्टा से जुड़े हुए थे। हमारे हंगल साहब यहाँ पे भी आकर हंगल साहब इप्टा से जुड़े हुए, कैसे उन्होंने रमेश जी को जोड़ा और कैसी मजेदार बातें वो हमें सुनाएंगे। तो मैं चाहूंगी रमेश जी आप आ जाइए, माहौल थोड़ा भी धीरे ना पड़े और आप इस बर्थडे को ज्वाइन कर लीजिए। रमेश जी कहाँ हैं आप? आ गए। नमस्ते। सुनिए, जब सबसे पहले कश्यप ने जेल का किस्सा सुना दिया
तो आप लगे हाथों हमें वो इतना फेमस, वर्ल्ड फेमस केक द की है, वो किस्सा तो जरूर सुनाइए। शुक्रिया, जरूर सुनाऊंगा। उनकी बायोग्राफी की एक बात जो अंगल साहब हमें हर बार अपने बर्थडे पर सुनाते थे, वो ये कि जब पाकिस्तान जेल में थे तो एक पंजाबी कैदी आया जो किसी स्टार होटल में शेफ था। हम लोगों को जेल में रोटी और पतली दाल खाने को मिलती थी। हम शेफ से कहते थे, यार तुम वहां केक कैसे बनाते थे? वो जवाब देता था, केक दा की है, मैदा लो, उसे मैदा पाओ, अच्छी तरह फेंट दो, आग उत्ते रख दो और फिर थोड़ी बात कट लो। उसे उस उत्ते इलायची दा पाउडर या कुछ और चीज जो पाना चाहो पाओ और फिर स्लाइसा बढ़ाओ तो खा लो। और अंगल साहब कहते थे कि हमारे मुंह से लार टपकने लगती थी। कुछ दिन बाद फिर उस शौक से कहते थे कि भैया तुम वो केक कैसे बनाते थे? वो फिर उसी जोश में सुनाता था, केक दा की है, मैदा लाओ, उसे मैदा पाओ और हम केक का स्वाद लेने लगते थे। मेरे और अंगल, सॉरी रमेश जी, क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि इन लोगों को तो पतली पतली दाल और गंदी रोटियां मिलती जी, तो वो ख्याली पुलाव जो कहते हैं ना, उसी का वो मजा केक वाले में बताते थे। जी। जी। मेरी और अंगल साहब की एक बात और सुनाता हूँ। मैं सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में था। मुझे ड्रामा कंपटीशन लड़ने की आदत हो गई थी। मैंने सोचा महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव में फुल लेंथ कंपटीशन में क्यों ना जाया जाए, वहां बड़ा कैश प्राइज भी मिलता है। तो हमने इप्टा के डायरेक्टर RM सिंह साहब से रिक्वेस्ट की कि वो सागर सदी साहब के लिखे भूखे भजन न होए गोपाला हमारे लिए डायरेक्ट करें। वो मान गए, पर उन्होंने बताया कि इप्टा का अफ्रीका जवान परेशान भी डायरेक्ट कर रहे हैं जो कंपटीशन में जा रहा है। मैंने वो प्ले देखा जिसमें अंगल साहब, शौकत कैफी और दूसरे कलाकार जबरदस्त मेकअप करके बिल्कुल अफ्रीका वाले लग रहे थे और प्ले भी बहुत ही अच्छा था। जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट प्राइज भूखे भजन को मिला। अंगल साहब को उदास देखकर मैंने कहा, मैं गवर्नमेंट के फूड डिपार्टमेंट में काम करता हूं ना, इसलिए गवर्नमेंट ने वो प्राइज मुझे दे दिया। भोले भाले अंगल साहब ने वो बात सच मान ली और कहा, जब भी तो मैं सोच रहा था कि हमारा नाटक इतना अच्छा था और उसे सेकंड प्राइज मिला, तुमने सच सच बता दिया। वैसे एक्टिंग का फर्स्ट प्राइज अंगल साहब और शौकत कैफी को ही मिला था। 1969 में कैफी साहब का नाटक आखिरी क्षमा गालिब की डेथ सेनेटरी पे खेले जाने वाला था, जिसे MS सत्यू और RM सिंह डायरेक्ट कर रहे थे। जो एक्टर करीमुद्दीन यानी मुशायरा ऑर्गेनाइजर का रोल कर रहा था, उसे अचानक फॉरेन जाना पड़ गया। शो को थोड़े ही दिन बचे थे तो कैफी साहब ने कहा, सागर के भतीजे को बुला लो, तो वो रोल मुझे मिल गया। गालिब का रोल बलराज सानी साहब कर रहे थे और अंगल साहब बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद जौक का रोल कर रहे थे। नाटक दिल्ली में था। हम लोग 40 थे। एक पूरी बोगी ट्रेन में बुक कर ली गई और सारे टिकट एक रिस्पॉन्सिबल आदमी यानी AK अंगल के पास रख दिए गए। गाड़ी किसी इंपॉर्टेंट स्टेशन पर रुकती तो हम नीचे उतर जाते थे, गाने गाते, मजा करते थे, पिकनिक मना रहे थे कि अचानक पता चला कि टिकट नहीं है। अंगल साहब का रंग उड़ गया। दिल्ली पहुंचकर किस मुश्किल से हम सब बाहर निकले और अंगल साहब की जान में जान आई। नाटक लाल किले में था, दीवाने आम में, जिसमें अंगल साहब और बलराज साहनी ने बहुत जबरदस्त रोल किए। लगता था बादशाह का उस्ताद कोई हो सकता था तो वो सिर्फ अंगल साहब ही हो सकते थे। 2019 में इस नाटक ने 50 साल पूरे किए हैं। फैंटास्टिक, वंडरफुल। मुझे अंकल साहब ने कहा, भाई तुम इप्टा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैंने कहा, आप मीटिंग्स बहुत करते हैं, नाटक कम खेलते हैं।
तो कहने लगे तुम आ जाओ और नाटक खेलो। तो मैंने पीएल देश पांडे का नाटक तुझे आए तो तुझा पाशी पंजाबी में खेला। हंगल साहब मुझ जूनियर के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए और आचार्य का रोल किया। मनमोहन कृष्ण ने काका जी का रोल किया और नितिन सेठी ने डॉक्टर सतीश का, और अचला सचदेव उषा के रोल में आई। वाह। पंजाबी में नाटक बहुत अच्छा गया, लेकिन सिर्फ 3 शो में ऑडियंस खत्म हो गई थी। बंबई के सारे पंजाबियों ने नाटक देख लिया था। हैदराबाद से स्पॉन्सरशिप आई कि 2 शोज आकर यहाँ कीजिए, हिंदी और उर्दू में। एक प्ले तो आदर का ख्वाब था और दूसरा प्ले कौन सा खेलें। मैंने कहा क्यों ना शतरंज देव मोरे को हिंदी में खेलें। हर आदमी अपना रोल हिंदी में बोलने की कोशिश करे। 2-4 रीडिंग्स में प्ले हिंदी में तैयार हो गया और शोज बहुत अच्छे गए। इस नाटक को भी हिंदी में खेलते हुए आज 50 साल पूरे हो गए हैं। फैंटास्टिक, वाह वाह फैंटास्टिक। वाह वाह। फिर मैंने सागर सर्दी साहब का लिखा तन्हाई शुरू किया। शौकत भाभी और भरत कपूर मेन रोल में थे। एक छोटा रोल सिटी प्रोड्यूसर का था। मैंने हंगल साहब से रिक्वेस्ट की, वो मान गए। इतना अच्छा रोल किया कि वो प्ले की हाईलाइट बन गया। हंगल साहब वक्त के बहुत पाबंद थे। 7 बजे की रिहर्सल में 10 मिनट पहले आ जाया करते थे, और अगर मैं 7 बजे से जरा सा लेट हो जाता तो टेंशन होती थी कि हंगल साहब आगे होंगे, और जब पहुंचा तो बाहर अपनी गाड़ी में बैठे होते थे। फिर म्युनिसिपल स्कूल की सीढ़ियां जो 4 माले जितनी थी वो चढ़ के हंगल साहब काम शुरू कर देते थे। वाह। मेरे एक और नाटक आखिरी साल में हंगल साहब ने शौकत भाभी के हस्बैंड का रोल किया। वसंत कानेटकर के लिखे इस नाटक में शौकत भाभी डॉक्टर हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को कैंसर है, लेकिन वो बात फैमिली में किसी को बता नहीं सकती। सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हंगल साहब के कैरेक्टर को एक हार्ट अटैक आ चुका था, पर वो बहुत हंसमुख थे। क्लाइमेक्स में उनको शक होने लगता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। वो एक जगह अंधेरे में एक ऐसी सृष्टि लेते हैं कि ऑडियंस हो। बेजोड़ एक्टर, जबरदस्त डिसिप्लिन, हर फन मौला A.K. हंगल। और एक बात, वो नाटक जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, भूखे भजन नौ गोपाला, हमने एकता के लिए खेला और उसमें हंगल साहब ने महाभाव जी का रोल बखूबी निभाया। मेरे साथ कई फिल्मों में भी थे, उसका जिक्र बाद में। वाह 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 वाह। ठीक है कि आपने पहले नाटक से जोड़ा, और जो उनका जुनून था, क्या कितना काम आपने उनके साथ किया है। तो एक चीज जो, जब उनके व्यक्तित्व की हम बात करते हैं तो कैसे भूल सकते हैं कि ये बहुत ही सिद्ध हस्त टेलर था जिसका नाम था A.K. हंगल। और A.K. हंगल ने अपनी टेलरिंग पे हमेशा गर्व किया, और उसके बारे में लिखते हैं कि एक दिन मेरे दोस्त जब इंग्लैंड से लौटे, हमारे घर आए, तो मेरे बेकार होने पे और मुझे काम धंधे दिलवाने की पे बड़ी चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा तुम टेलरिंग क्यों नहीं सीख लेते हो, टेलरिंग का कर लो, तुम दुकान खोल सकते हो खुद की। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक फलता फूलता पेशा है और मैं बिना अपनी आजादी खोए इस काम को अपना सकता हूँ। मैं ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भी जा सकता हूँ और वो मुझे इंग्लैंड भिजवाने का इंतजाम भी कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं पेशावर लौटूंगा तो मेरी बहुत डिमांड हो जाएगी। मुझे उनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा, लेकिन पिताजी ने इसे फौरन खारिज कर दिया। उन्हें लगता था कि ये बहुत छोटा काम है दर्जीगिरी करना। भला जजों और कमिश्नरों के खानदान से जुड़ा व्यक्ति एक दर्जी कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने अपना इरादा नहीं छोड़ा। मैं सलाह मशवरे के लिए अपनी बहन के पास चला गया जो दिल्ली में रहती थी। उनसे पूछा कि क्या आप मेरी मदद करेंगी। मेरी बहने को भी विचार अच्छा लगा। वो मुझे इंग्लैंड से ट्रेंड हुए एक हिंदुस्तानी कटर के पास ले गए। इस आदमी ने कहा कि वो मुझे दिल्ली में ही ट्रेनिंग दे देगा, इसके लिए बस 500 रुपए देने होंगे और 2 वर्ष लगेंगे। उन दिनों ये बड़ी रकम थी।
मैंने अपने पिताजी को लिखा और जैसे कि उम्मीद थी उन्होंने फौरन मना कर दिया कि मैं मदद नहीं कर सकता। मैंने एक बार फिर लिखा और इस बार पत्र में मैंने ये लिखा कि अगर उन्होंने पैसे नहीं भेजे तो मैं जिंदगी भर परिवार का मुंह नहीं देखूंगा। इस बार पैसे तुरंत वापस आ गए। 2 साल बाद मैं पेशावर लौटा और मैंने खुद की दुकान खोल ली। पिताजी के दोस्त ने सच कहा था। अब मैं किसी दूसरे की नौकरी करने के बिना पूरी आजादी से अपनी रोटी रोजी कमा रहा था। सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल में मुझे छोटा सा बदलाव करना पड़ा। मुझे शहर के चुस्त और स्मार्ट लिबास पहन के रहना पड़ता था ताकि ग्राहकों पर कुछ अच्छा सा असर पड़ पाए। खादी भले ही मेरे शरीर से उतर गई थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में खादी अब भी मौजूद थी। इसके बाद मुझे मेरे माँ बापों की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया। उन्हें इंतजार था मेरे विवाह का। मैं भी छोटा ही था, लेकिन पिताजी की जिद के आगे मैंने अरेंज मैरिज के लिए हामी भर दी। मेरी पत्नी मनोरमा एक मजबूत दिल की स्त्री साबित हुई और मेरे डावाडोल अस्तित्व के बावजूद बड़ी मजबूती से अपने अंत तक वो साथ खड़ी रही। मेरे विवाह के कुछ ही समय बाद पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। फिर वो बताते हैं कि कैसे वो वहाँ टेलरिंग की यूनियन के लिए लड़ रहे थे। फिर उन्होंने तय करा कि भैया पाकिस्तान में नहीं रहना और वो जहाज से यहाँ पर आए। और जहाज से आने के बाद भी उनकी मुलाकात बहुत सारे सिंधियों से हो गई, क्योंकि सिंधी कराची में भी थे। तो उन्होंने फिर उनको उनके टेलरिंग का रास्ता बताया, जिसको कि वो बताते हैं कि क्या क्या उन्हें पापड़ बेलने पड़े और कैसे वो वापस अपनी कटिंग में लग गए और शायद ईश्वर दास जी की दुकान में वो काम करने लगे और एक बेहतरीन कटर साबित हुए। और इसी के साथ फिर वो बताते हैं कि धीरे धीरे कैसे वो एकता से जुड़े और कैसे उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। मैं चाहूंगी कश्यप जी, क्योंकि आधी दुनिया तो अंगद साहब को एक जबरदस्त फिल्मी अभिनेता के रूप में जानते हैं, तो ये अगर हमने उनका हिस्सा नहीं पढ़ा तो बात रह जाएगी, जन्मदिन भी अधूरा रह जाएगा। तो आप प्लीज पढ़िए। कश्यप साहब, पहले आप शुरू करें। इससे पहले मैं जरा बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो जरा अपना माइक ऑन रखिए। रिएक्शंस आप जरूरी हैं, तो सिर्फ ये देख लीजिए कि शोर ना हो जाए। और इला जी, आप थोड़ा सा पीछे रहिए, आप थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि आपकी चिन थोड़ी सी कटती है। हाँ जी कश्यप साहब, शुरू कीजिए। और ये बात अंगद साहब को कभी पसंद नहीं आती थी। हाँ, उन्हें वेल ड्रेस्ड पर्सन, कैमरा ढंग से फेस करो, तमीज के कपड़े पे। मैंने सजा भी इसीलिए उन्हीं के लिए। अभी करेक्ट है कश्यप साहब। But he was one of the most well-dressed man in the industry. क्योंकि वो अपने कपड़े खुद काटते थे, सिलते थे, तो मतलब उनके ड्रेसेस, मतलब उनकी कमाल की सेंस ऑफ ड्रेसिंग थी। फिल्मी सफर की रोमांचक यादें। फिल्मों में काम करने की मेरी कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं थिएटर की दुनिया से पूरी तरह संतुष्ट और खुश था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि अनायास ही मुझे फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन गया और मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है। इस दुनिया में मुझे बिल्कुल अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला, जिसे शो बिजनेस की दुनिया कहा जाता है। लेकिन इतने बरस बीत जाने के बाद भी आज भी मैं इस दुनिया में एक अजनबी की तरह महसूस करता हूं। फिल्मों को लेकर मेरी हिचकिचाहट का एक कारण यह भी था कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। अनजान अभिनेता था और मैंने सुन रखा था कि नए लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं होता, इसलिए फिल्मों के बारे में सोचकर ही मुझे डर लगने लगता था। मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज थी। इसी तरह समय बीतता रहा और जब मैं फिल्मों में काम करने के लिए राजी हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। जिस उम्र में मैंने फिल्मों में कदम रखा, उस उम्र में दूसरे एक्टर अक्सर रिटायर हो जाया करते हैं। मेरी सबसे पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी शागिर्द। यह कमर्शियल फिल्म थी और बॉम्बे के मराठा मंदिर में 50 हफ्तों तक चली थी। इसमें मैंने हीरोइन सारा बानू के पिता की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मेरे अन्य साथी कलाकार थे, जॉय मुखर्जी, आईएस जौहर इत्यादि। इस फिल्म के शानदार गोल्डन जुबली समारोह में सबसे अनोखी बात यह हुई कि हीरोइन के पिता यानी मुझे समारोह में नहीं बुलाया गया था, ना ही कोई ट्रॉफी भी दी गई थी। फिर सिर्फ इसलिए कि मैं दर्शकों के लिए
एक अनजान एक्टर था, मेरी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी। गुलजार साहब के बारे में बड़ा अच्छा लिखते हैं, उन्होंने टाइटल भी कमाल का दिया है, एक शायराना निर्देशक। इस संवेदनशील और शायर निर्देशक के साथ मुझे 3 बढ़िया फिल्में करने का मौका मिला, परिचय, आंधी और मीरा। आंधी में मैंने एक खानदानी नौकर की भूमिका निभाई थी। जब संजीव कुमार ने मुझे बिल्कुल एक नौकर की तरह व्यवहार करते देखा तो वो थोड़े विचलित हुए थे, क्योंकि थिएटर के दिनों में वो मेरे छात्र हुआ करते थे। मैंने उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, फिक्र न करो, ये सिर्फ एक्टिंग है। गुलजार साहब बारीकी पसंद करते हैं, उनके पास सीन को या सीन के नाजुक पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से निभाने का हुनर है। बाद में मुझे ये खूबी गोविंद निलानी, श्याम बेनेगल और विजय मेहता जैसे निर्देशकों में भी दिखाई दी। गर्म हवा के बारे में बहुत अच्छा उनका लिखा हुआ एक चैप्टर है। गर्म हवा उन गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में से एक थी जिनमें हिंदुस्तान की असलियत को बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसकी थीम भारत पाक पटवारे के भारतीय मुस्लिम समाज के सामने आने वाली मुश्किलों से जुड़ी हुई थी। इस फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू है बगदाद साहनी द्वारा एक मध्य वर्गीय मुस्लिम पात्र का मर्मस्पर्शी चित्रण, जो आगरा में एक विडंबना भरी त्रासदी के बीच फंसा हुआ है। मैं एक सिंधी व्यापारी की भूमिका में था जो कराची से आया एक हिंदू शरणार्थी था। मुस्लिम नायक के प्रति हमदर्दी महसूस करता है और उसके साथ कारोबार करता रहता है। फिल्म में मेरे अन्य साथी कलाकार थे गीता काक, फारूक शेख, यूनुस परवेज और शौकत कैफी शामिल थे। इस फिल्म के सृजन के पीछे कई तरक्की पसंद सेकुलर लोगों का हाथ था। उनमें से कुछ लोग निर्देशक MS सत्यू, पटकथा लेखक कैफी आजमी, इट्टा से भी बहुत से लोग जो जुड़े हुए थे इसमें शामिल थे। यह फिल्म इस्मत चुगताई की एक मशहूर कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म से सिनेमेटोग्राफर ईशान आर्य और शमा जैदी भी जुड़े हुए थे। सबसे मशहूर फिल्म शोले। शोले के बारे में लिखते हैं कि रमेश सिप्पी उन गिने चुने डायरेक्टरों में से एक थे जो अपना मन मुताबिक सीन शूट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और एक बार उनका मनचाहा सीन शूट हो जाए तो उनके चेहरे पर झलकता हुआ संतोष देखते ही बनता है। शोले के एक सीन में वो कहते हैं अंदर साहब कि मुझे सीन करने के बाद मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने रमेश सिप्पी जैसे कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सीन, तो रमेश जी ने कहा नहीं अंकल साहब, आप एडिटिंग के बाद देखिएगा। और जब मैंने देखा तो वाकई वो सीन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रमेश सिप्पी जी ने कहा था अगर आपको तब भी असंतुष्टि होगी तो मैं सीन दोबारा शूट कर लूंगा, लेकिन उसे दोबारा शूट करने की नौबत नहीं आई। वो सीन था इतना सन्नाटा क्यों है। हाँ। अच्छा, तो मैं चाहूंगी कि अब मैं थोड़ी बात तो रमेश जी से भी पूछना चाहूंगी। उन्होंने फिल्म में भी उन्हें उनका निर्देशन किया है, और पहली बार वो दीवार फिल्म में कैसे लाए थे, आप कुछ बता रहे थे ना। हाँ जी, वो ऐसा था कि दीवार में एक रिटायर्ड टीचर का रोल था कि शशि कपूर जो है एक बच्चे को पांव में गोली मार देते हैं जो एक डबल रोटी उठा के भाग रहा था। तो उनको रियलाइज होता है कि ये जो है कोई गरीब लड़का है, और वो उनके घर पे आते हैं। तो हंगल साहब का जो था सीन कि उस वजह से कहानी आगे चलेगी, शशि कपूर का कैरेक्टर जो है अपने भाई को कैद करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो जो सीन था सिर्फ एक ही सीन था। तो मैंने हंगल साहब से कहा कि ये एक सिंगल सीन है, आप उसमें रिटायर्ड टीचर हैं और आप जो कुछ उसको सबक देते हैं शशि कपूर को, उसके ऊपर वो असर होता है कि अपने भाई के खिलाफ हो सकता है। तो लेकिन सीन एक ही है। उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए करने के लिए, और उन्होंने फिर अपनी तैयारी शुरू की कि वो रिटायर्ड है, वो गरीब होगा, उसका कुर्ता जो है, एक काम करो कुर्ता पहले मुझे दे दो। तो जीरो का पेपर लेके कॉलर पे रगड़ा उन्होंने, और वो सारे बटनों को कैसे तोड़ा, और वो जब उन्होंने सीन किया वो फिल्म की हाईलाइट है। और वाकई लगता है कि शशि कपूर एंड में कहता है कि ये शिक्षा मुझे एक रिटायर्ड टीचर से ही मिल सकती है।
तो इसके बाद में मैंने उनके साथ और फिल्मों में उन्होंने काम किया। मेरी एक बसेरा फिल्म में राखी और रेखा के फादर का रोल किया, जिसमें वो नर्वस से कैरेक्टर हैं और शकी हैं और घबराहट में रहते हैं। बड़ा अच्छा रोल किया था। फिर मेरी एक और फिल्म थी, तेरा नाम मेरा नाम, जिसमें उनकी बीवी का रोल सुधा चोपड़ा ने किया, जो बहुत बोलती है और ये हंगल साहब सिर्फ हाँ या ना ही बोलते हैं और आखिर में एक सेंटेंस बोलते हैं, अब मैं पूरा बोलूंगा, और वो सेंटेंस पूरा। तो ऐसा तो मैं तो देखिए ना, मैं पढ़ रही थी कि फिल्में तो भाई 200 से ज्यादा कर चुके थे। 45 साल में शौकीन, अवतार, गुड्डी, नमक हराम, बावर्ची, अर्जुन और 7 हिंदुस्तानी, पता नहीं कितनी सारी बात के दिनों। लगान में भी उनके साथ यही हुआ था कि चोट वोट लग गई थी, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती फिर इंटरनेशनल फिल्म वाइस रहे वो भी की थी। पर उसके बाद वो किसी जगह उन्होंने लिखा है कि मैंने फिल्में तो बहुत की थी पर उतना नहीं कमा पाया जो आम फिल्मी एक्टर कमाते हैं, और उतनी मुझे मतलब मुझे एक स्ट्रगल मेरा था। और उसका कारण ये था कि एक तरफ तो इनकम टैक्स ने मुझ पर रेड मार दी कि ये 200 फिल्में करता है तो इसका पैसा तो जरूर होगा। तो उन्हें कौन बताए कि अंदर का स्ट्रगल क्या होता है। अंदर ये है कि मेरे को एक बार प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं तुम्हें इतना ही दूंगा, तो मैंने कहा अरे भाई मैं इतना सीनियर एक्टर हो चुका। तो क्या अंकल साहब, आप कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी हैं, घर आपका एक सीधा साधा वो बंद गली का आखिरी मकान, घर में आपके कोई जिम्मेदारी नहीं, तो आप क्यों पैसा मांगते हैं। तो मतलब ये था कि जो मेरा एक्टिंग का शौक था उससे मैं समझौते किए जा रहा था, पैसा उतना कुछ मिल रहा था, इमेज उनकी बढ़ती जा रही थी। खैर बहुत सारे किस्से हैं, पर देखिए इससे पहले कि हमारा, मैं ये बताऊं कि आखिरी के दिनों में उनके साथ अंत उनका कैसा, अकेलेपन में कैसे, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, क्या क्या हुआ। मैं एक बात नहीं चूकना चाहती, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ रमेश जी, इस हरफन मौला में मेरा जिक्र है। जी देखिए बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कभी सोचा नहीं था, कल रात को मुझे मिल गया। ये जी। देखिए कई वर्ष पहले, लगभग आधी रात के आसपास, किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और उसने मुझे मशहूर और प्रतिभा संपन्न लोक गायिका, अभिनेत्री और मेरी दोस्त इलाही के घर पहुंचने के लिए कहा, जो नजदीक ही रहती थी। हम दोनों ही संगीत के दीवाने थे। मैंने आधी रात के इस बुलावे का कारण जानना चाहा तो संदेश वाले ने बताया कि उनके घर में पाकिस्तान के गुलाम अली साहब बैठे हुए और वो चाहती है कि आप उनका सुने गाना। अरे मैं तो खुशी से उछल पड़ा और बड़ी फुर्ती से तैयार होकर के उनके साथ निकल गया। और उस रात हम भोर फटने तक गुलाम अली साहब को सुनते रहे। कुछ समय बाद मेरी मुलाकात गुलाम अली साहब से फिर हुई, जब मैं माउंट बैटन का रोल कर रहा था तो मैं लंदन में था। संगीत कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे खास बुलाया कि आप ना पाकिस्तान के गुलाम अली साहब की कॉन्सर्ट है, आप हिंदुस्तान के, आप उनको माला पहनाना, हार पहनाना। मुझे तो गाना सुनना था, तो मैं तो भैया भागा भागा उनके प्यार में गया और माला पहनाने के लिए मैंने स्वीकार कर लिया। मैं मंच पर पहुंचा तो गुलाम अली ने मुझे देखते ही पहचान लिया और उनका, अरे भाई हारवार छोड़िए, तुसी तो चप्पी पालो। गले मिली, हम दोनों एक दूसरे के गले मिले तो पूरा खचाखच हॉल जो था वो तालियों से गूंज उठा। कई वर्ष बाद जब मैं मेडिकल चेकअप के लिए बॉम्बे के एक अस्पताल में भर्ती था तो मैंने एक अखबार में पढ़ा कि बॉम्बे के 5 स्टार होटल में आयोजित गुलाम अली के संगीत के कार्यक्रम में कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं उन्होंने तोड़ फोड़ करके उनका प्रोग्राम भंग कर दिया। मुझे झटका सा लगा। इस तरह के तथ्य इस बात को भूल जाते हैं कि दुनिया के सभी सभ्य देशों में कलाकारों और खिलाड़ियों को शांति दूतों के रूप में देखा जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात थी, अगर मैं नहीं पढ़ती तो ये जिक्र छूट जाता। और इसी तरह से वो कहते थे कि भाई मैं बहुत गरीब था, सीधा साधा मेरा मामला था, पर मैं हर त्योहार को मनाता था क्योंकि मैं त्योहार की और उस धर्म की स्पिरिट को प्यार करता हूँ। चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, मैं बड़े शौक से मनाता हूँ और हर फॉर्म के संगीत को सुनता हूँ। और उन्हीं की बदौलत मुझे भी लगता है मेरा भी ऐसा ही हाल है। पर आखिरी के दिन ऐसा था कि एक चीज जो
मजाक बन गई थी। बार बार लोग इकट्ठे होते थे, हंगल साहब जो हैं वो अस्पताल चले गए, उनकी उम्र बढ़ रही है, अब की शायद वो वापस नहीं लौटेंगे, और फिर किसी तरह से वापस लौटाते थे। तो इसका किस्सा जो है वो उन्होंने खुद नए घर पर मौला में लिखा है, और जिसे निवेदिता पढ़कर सुनाई। हाँ इला जी, आखिरी दिनों की तो यादें बहुत दिल को छूने वाली हैं। जैसे कि आपने कहा कि कई बार वो अस्पताल चले जाते थे, रमेश जी को भी पता है कि हम लोग आईसीयू भागे भागे जाते थे, लगता था कि ये पता नहीं क्या होगा। तो जैसे आईसीयू में अंदर कमरे में जाए तो मैं खड़े होके देखती थी कि कैसा आप कैसे, इप्टा में सब ठीक है ना, मतलब उनको इप्टा की इतनी फिक्र होती थी। और फिर लास्ट डेज में वो बार बार हमसे वादा लेते थे, तुम ध्यान रखना हाँ इप्टा का। तो मैं सोचती थी कि इनका तो कोई निजी स्वार्थ ही नहीं है, इप्टा को यहाँ तक लेकर आए और कितना सोचते हैं हम सबके बारे में। तो प्रेरणा के स्रोत हैं और रहेंगे। ये किस्सा जो आप कह रही है बड़ा एक मार्मिक सा किस्सा है जिसमें ह्यूमर भी है। मृत्यु से आमना सामना, मेरी जिंदगी का आखिरी अंक अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अब ज्यादा देर भी नहीं है। सिनेमा के पर्दे और थिएटर के मंच पर अपनी हर मृत्यु के बाद मैं फिर से जीवित होता रहा हूं, लेकिन क्या असली मृत्यु के बाद भी मैं इसी तरह पुनर्जीवित हो पाऊंगा? कुछ वर्ष पहले एक अस्पताल के आईसीयू में मृत्यु मुझे बिल्कुल करीब से छूकर निकल गई। जंगलों में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं गंभीर मलेरिया का शिकार हो गया था। डॉक्टर को मेरे बचने की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन इन सबको हैरान करते हुए मैं उस खतरे से उबर गया। कुछ समय बाद मुझे एक बार फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार शूटिंग के दौरान स्पेशल इफेक्ट्स के लिए पैदा किया गया नकली धुआं मेरे फेफड़ों में घुस गया था। मैं अस्पताल के बिस्तर में लेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, और मेरा बेटा और मेरे कई अन्य शुभचिंतक मेरे आसपास खड़े थे। उस अस्पताल में एक किशोर उम्र की लड़की भी थी। वह मेरी प्रशंसिका थी और मुझसे मिलने की इच्छुक थी, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उसे अपने बिस्तर से उठने की इजाजत नहीं थी। फिर भी एक रात सब लोगों की नजरें बचाकर वो चुपके से मेरे कमरे में चली आई। उसने मुझे फूल भेंट किया और फिर बिना कुछ कहे अजीब सी नजरों से बहुत देर तक मुझे निहारती रही। वो चली गई तो मैं उसके बारे में सोचते हुए भाव विभोर हो उठा। उसे कोई गंभीर बीमारी थी और मैं जानता था कि वो ज्यादा वर्षों तक जीवित नहीं रहेगी। लगभग 1 महीने बाद वो मुझसे फिर से मिलने आई। उसने नए कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में चॉकलेट का एक डिब्बा था। वो डिब्बा मुझे भेंट करते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, अंकल आज मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं कामना करती हूँ कि आप जल्दी से अच्छे हो जाएं। इसके बाद कुछ और कहे बिना वो चुपचाप वहां से चली गई। मेरी आंखें छलक आई, वे खुशी के आंसू थे। मैं बहुत देर तक उसी बच्ची के बारे में सोचता रहा। वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। जल्दी ही डॉक्टरों ने मेरे ठीक होने की घोषणा कर दी और मुझे घर जाने की अनुमति दे दी। मैं एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद मैंने फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको अपनी मृत्यु से जुड़ा एक मनोरंजक किस्सा सुनाता हूँ। यह अस्पताल से मुझे छुट्टी मिलने की एक दिन पहले की बात है। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ गई थी, इसलिए घर जाने से पहले मैंने अस्पताल के बार्बर को हजामत बनाने की इच्छा प्रकट की। उस दिन नियमित बार्बर मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जगह कोई दूसरा बार्बर मेरी हजामत बनाने आया। मेरे चेहरे पर शेविंग क्रीम लगा देने के बाद वो अन्य कई नाइयों की तरह इधर उधर की बातें करने लगा, और फिर मेरी आधी हजामत बना देने के बाद अचानक ही बोला, अरे आपकी शक्ल तो एक हंगल से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया और फिर थोड़ी शरारत के मूड में उससे मैंने पूछा कि आजकल है कहाँ वो? सुना है वो इस दुनिया में नहीं है, उसने पूरी गंभीरता से कहा। अच्छा एक्टर था। मुझे हंसी आ गई जब मैंने उसे बताया कि मैं ही एक हंगल हूँ। तो उसे जैसे एक झटका सा लगा। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और वो बड़ी मुश्किल से ही मेरी शेव बना पाया। सवाल ये है कि क्या हमें मौत से डरना चाहिए? मेरा अपना दर्शन ये है कि जीवन सनातन है, सिर्फ जीना सीमित है। ये वाह वाह वाह। बहुत मुझे तो उनकी मौत के आखिरी दिन रामकृष्ण अस्पताल में याद है, बहुत दुख होता था मुझे जब मैंने देखा कि वो दुनिया की सच को भी बहुत पहचान गए थे। जिसने इतनी कुर्बानी दी हो वो अकेला पड़ जाए और कैसे हो गए। पर हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस जज्बे का क्या, अरे ये एक संदेश आया है, अंगल साहब ने भेजा है। अंगल साहब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोरोना का बहाना मत बनाओ, जैसे खत्म होए फिर से केक को जरूर काटना और सब लोग मिलना।
जरूर 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 मिलेंगे इलायची, जरूर देखिए मिलेंगे। हम प्रतीक में मिले, चाय देखिए उनके घर के आगे तो ताला लगा हुआ है, जहाँ जी। चिड़िया और तोते बोलते थे वहाँ कौवे बोल रहे हैं। पर ये एक छोटी सी कि समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों को की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में 2 पल को चहक गए। अंगल साहब की वजह से घर लिया और आज भी लोग कहते हैं छोड़ती क्यों नहीं। 3-4 घर है मेरे पास इधर उधर, वो रेड मत डालना भैया, मेरी हालत अंगल साहब जैसी है। उनकी विचारधारा ने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। 2 फोन मत रखो, लड़की की शादी कम पैसे में करो, और जीवन के सत्य को मेडिकल के लिए बचा के रखो। ये सच था, आखिरी में उनके पास पैसे नहीं थे। तो हम आज इसी तरह से वादा करते हैं उनकी सालगिरह को, और अगले साल तो जोरों पे मनाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। जरूर। साथ में हमारा देश, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानी दी, इतने लोग शहीद हुए, जो कल जिनका की 75वां जन्मदिन है हमारे देश का, उस देश को के सभी क्रांतिकारियों को पुनः नमन करते हैं, उनको हम सलाम बजाते हैं और एक साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।